hello everyone. Welcome back to this channel. And as you all know, we will be starting with a new chapter, that is the life processes, and we will be studying with the fun. क्योंकि आप लोगों को इतना मज़ा आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने कर लिया. आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है सारी चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट विथ, इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी कि जिसमें ना आप लोग को इट विल बी फन फॉर यू टू लर्न दिस थिंग. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ इसमें ना वी विल बी स्टडिंग विद इन दिस कि कौन सी व्हाट आर द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. मतलब कि हम लोग ऐसे, मतलब इफ़ वी आर सिटिंग ओनली, मतलब हम ऐसे बैठे भी हैं, हम लोग ऐसे सो भी रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी में सारी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो सारी चलती होती रहती है. मतलब उसे हम मेंटेन करने वाला कुछ ना कुछ तो चाहिए. सो दिस इज़ very interesting chapter and little bit tricky one, but we will make it easy. So let's start. Okay, so living organism. Now living organism, how can you differentiate between living organism and non-living organism? So here are some characteristics कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है एंड कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैन मूव बाय देमसेल्फ. मतलब कि वो अपने आप, मतलब हम लोग लाइक वी, मतलब कि हम कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं. वी कैन मूव बाय अवर सेल्फ, कहीं पे भी जा सकते हैं. कैन रेस्पायर, वी ब्रीथ, वी टेक ऑक्सीजन एंड वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कि हम रेस्पायर करते हैं. नीड फूड, एयर एंड वाटर, हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए. हम लोग ग्रो होते हैं, हम छोटे होते हैं 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के. हम लोग वी कंटिन्यू टू ग्रो आवर सेल्फ एंड कैन एक्सक्रीट. मतलब कि हमने जो खाना खाया या फिर हमने जो पानी पिया उसमें से सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी निकालती है और उसे हम एक्सक्रीट भी करते हैं. सो दिस ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अवर लाइफ प्रोसेसेस. वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. And can reproduce. Yeah, we can reproduce and can have young ones. This is the special point. And then we can respond to changes around us. अगर मान लो हमने कोई भी ग्लास है उसे छुआ और वो गर्म है तो हम लोग तुरंत ही अपना हाथ वापस ले लेंगे. सो दिस इज़ वी कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दिस अराउंड दे आर. मतलब कि हम वी आर वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं. थोड़ी बात पे ऐसा हो जाता है. इफ़ वी गेट कट देन ऑल्सो ओ माई गॉड लाइक दैट. So we are very sensitive basically. So these are the points, these are the characteristics you need to learn. And then moving on, मतलब आप इसको याद कैसे रखोगे. तो ये मैंने ना थोड़ी सी ट्रिक्स बनाई है कि आप लोग को याद करने में थोड़ी आसानी हो. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब कि मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है. तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है मिसेस ग्रीन. So this is the small trick. I hope it helped you. Now moving on to the next. ओके, सो कब से मैं बोल रही हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन वो होती क्या. व्हाट आर दिस लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. सो दे आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इस लाइफ. दे आर, मतलब कि हम लोग अगर सो रहे हैं फिर भी हमारी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है. हम ब्रीथ भी करते हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट भी होता है. ऑल द थिंग्स, हमारे हार्ट ऑल्सो कंटिन्यूसली पंपिंग, मतलब कि हार्ट जो पंप करता है ब्लड वो भी कंटिन्यूसली होता है. सो दिस ऑल द थिंग्स आर अकरिंग कंटिन्यूसली. मतलब इसको मेंटेन, हम अगर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी भाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती ही रहती है. सो व्हाट आर दिस, ये यही है कि दे आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स लाइफ. हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमारे हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता है ब्लड हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए. तो दिस ऑल द थिंग्स हमारी लाइफ को बेसिकली, हमारी लाइफ को एकदम मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रोसेसेस होती है. सो दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. सो दे आर कौन सी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. या ओके, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं. सो मेंटेनेंस रिक्वायर्स एनर्जी. हाँ, मैंने बोला कि लाइफ प्रोसेस जो है वो लाइफ को मेंटेन करती है, लेकिन मेंटेन करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए. इट नीड्स, उसके एनर्जी चाहिए. एनर्जी कितनी, क्या चाहिए, क्या होती है. एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये एनर्जी आती कहाँ से है. नाउ वेयर डू दिस एनर्जी कम फ्रॉम. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देयर मस्ट बी अ प्रोसेस. मतलब कि इस एनर्जी, अगर एनर्जी बाहर से आ रही है तो इस एनर्जी को बाहर से अंदर लाने के लिए कोई प्रोसेस होती है. देयर
मस्ट बी अ प्रोसेस दैट ट्रांसफर दिस एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वी कॉल इट फूड। इसे हम फूड बोलते हैं कि हम बाहर से एनर्जी को हम हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। सो दैट इज़ दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेसिकली व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, कि मेंटेन हमारी लाइफ प्रोसेस है, उसे मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आती है इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो आउटसाइड टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड the body of organism to inside is called as nutrition. So this is very simple, this is called as nutrition. Now moving on to the next. ओके, अब हमने एनर्जी ले ली, बाहर से अंदर एनर्जी ले ली। दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। अब हमने फूड ले लिया, फूड खा लिया, अब ऐसे ही तो हम फूड को ऐसे नहीं कर सकते, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू वो काम कर, ऐसे तो नहीं बोल सकते। पहले हम उसे ना तोड़ेंगे, स्मॉल पीसेस में उसको स्प्लिट करेंगे। सो फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। सो लास्ट में एट द लास्ट वी गेट अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, एकदम यूनिफॉर्म होती है। सो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नेसेसरी टू हैपन, मतलब कि उसे सही सी बात है, उसे तोड़ना है, उस नई फॉर्म में लाना है एनर्जी को, तो उसे ना एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंडरगो होती है एंड देन इट कम्स टू अ फाइनल एनर्जी प्रोडक्ट। सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस नीडेड टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था। देन फॉर दिस ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ऑक्सीडाइजिंग होने वाली है, तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ऑक्सीजन ऐड होने के लिए ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो आउटसाइड द बॉडी इससे वो यूज़ होता है, मतलब कि ऑक्सीजन इज यूज आउटसाइड द बॉडी। This process of acquiring oxygen from outside and to use it in the process of break down the food sources for cellular needs is called respiration. देखो हमने तोड़ा, मतलब कि हमने फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में क्यों ब्रोक किया। हमारे जो सेल्स, यू ऑल नो दैट वी आर organisms are made up of organ system is made up of organs are made up of tissues and tissues are made up of cells. We all know this whole process. So उन cells तक, मतलब कि जो लास्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो सेल है, वहाँ तक एनर्जी को पहुँचाने के लिए we need to break down the food into small pieces. So that's why we broke the food into small pieces so that it reaches to the last, मतलब कि the basic and the structural function of the life, मतलब कि सेल तक वहाँ तक हमने पहुँचा दिया। So we need to break it down. So outside से हमने जो ऑक्सीजन लिया एंड इस प्रोसेस में हमने यूज़ किया कि जो फूड पार्टिकल्स है उसे ब्रेक डाउन किया स्मॉल पार्टिकल्स में, सो दैट सेल तक वहाँ तक वो पहुँच पाए। तो इस प्रोसेस का, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमें जो मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आउटसाइड टू इनसाइड हमने एनर्जी ले ली। अब जो इनसाइड एनर्जी ली है, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो उन फूड को हमें ब्रेक डाउन करना होता है स्मॉल पार्टिकल्स में। तो उसके लिए हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, मतलब कि आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो वी आर डन विथ न्यूट्रिशन एंड वी आर डन विथ रेस्पिरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना कि सिंगल सेल, मतलब मैंने बोला कि सेल तक पहुंचाने के लिए दिस थिंग्स आर नेसेसरी। सो सिंगल सेल, वी आर डीलिंग विथ सिंगल सेल। सो व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। कोई भी उसके पास ऑर्गन नहीं है। सिंगल सेल मतलब कि एक ही सेल से बना है। देयर आर नो टिश्यूज, देयर आर नो ऑर्गन्स, देयर आर नो ऑर्गन सिस्टम। सो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मतलब कि एक ही सेल से बना है। तो एक ही सेल से बना है तो उसके पास कोई ऑर्गन नहीं है फूड को मतलब कि टेकिंग इन फूड को अंदर लेने के लिए, ऑक्सीजन मतलब कि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। एंटायर, मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि तो एंटायर सर्फेस ऑफ दी उसकी जो बॉडी है दे इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, मतलब कि पूरा का पूरा जो सेल है एक ही सेल है, तो एक ही सेल है तो वो पूरी की पूरी उसकी बॉडी की जो सर्फेस है वो पूरी की पूरी सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में है। मतलब कि देयर आर नो ऑर्गन्स, मतलब सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में ही सारा काम हो जाता है। So this is the picture of single cell organism. This is like amoeba like structure and this is like coronavirus. Okay, so jokes apart, moving on the next one. ओके, सो हमने देख लिया कि सिंगल सेल, मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लेट्स सी दैट वी रिक्वायर ऑर्गन फॉर एवरी प्रोसेस। हमें ऑर्गन की क्यों ज़रूरत है, वी रिक्वायर ऑर्गन, मतलब कि ऑब्वियसली बात है हम ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम लोग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ एंड सेल्स, मतलब कि हम इनसे बने हैं। तो ऑर्गन्स हमें मतलब कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो द अपटेक एंड ऑक्सीजन इन द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, द अपटेक ऑफ फूड, मतलब कि जो फूड हमने लिया, एंड ऑक्सीजन, दे आर द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, वो सारी एक टिश्यूज़ का काम होता है। एंड दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन। ओके, हमने ले तो लिया, हमने वी ईट फूड फ्रॉम अवर माउथ। ओके, मतलब हमने खाना खा लिया, हमने माउथ से खाना खा लिया,
अब इट गोज टू स्टमक में कुछ भी हुआ तो वो सारी एनर्जी, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस, फैट्स एंड ऑल थिंग्स नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी बॉडी ना। हमने खाना तो खा लिया, एनर्जी भी मिल गई, लेकिन इन एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक दूसरी प्रोसेस को इन्वेंट किया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि यहाँ तक भी आप लोगों की मतलब सी आई एम डूइंग लाइक दिस ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। तो इसके लिए यहाँ तक एनर्जी पहुँचे कैसे, तो ऑल द थिंग्स नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड सो दैट हमें पूरी बॉडी में एनर्जी, वी फील एनर्जेटिक। ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। वी विल बी स्टडीइंग अहेड। ओके, मूविंग ऑन। So chemical reactions used up carbon sources and oxygen for energy generation। मतलब कि जो chemical reactions होती है वो कार्बन और उसके सोर्सेज को यूज़ कर लेती है। तो एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है, दैट इज द सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन को हमने यूज़ कर लिया फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। ना दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट, मतलब कि जो एनर्जी, मतलब कि जो सारी रिएक्शंस हुई, एनामोलिक, लेट इट बी कैटाबॉलिक, जो भी रिएक्शंस होती है उसके कोई ना कोई तो बाई प्रोडक्ट्स होते ही है। तो जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं आर नॉट ओनली यूजलेस बट हार्मफुल। यूजलेस तो है ही, लेकिन हार्मफुल भी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई डिसीज हो सकता है। वेस्ट, मतलब कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं आर देयरफॉर नीडेड टू रिमूवल फ्रॉम बॉडी। मतलब कि जिस वेस्ट को हमने, जो हार्मफुल है, उसे हमने हमारी बॉडी से निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें कोई हार्म ना हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब न्यूट्रिशन क्या था, सो रिवाइज करते हैं पूरा एकदम बैक से। सो न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, मतलब कि हमने जो लाइफ प्रोसेसेस थी, मतलब कि हमारे पास जो सिस्टम थी, उसे हमें मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए थी एनर्जी। तो एनर्जी को हमने आउटसाइड दी बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हमने लिया इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो फूड को ले लिया, दिस प्रोसेस इसका न्यूट्रिशन। ओके, फूड आ गया। अब फूड आने के बाद जो फूड है उसे हमने, मतलब कि सेल्स तक पहुंचाना है। प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। मतलब कि दिस प्रोसेस इसका रेस्पिरेशन। वहाँ तक हो गया। अगर हमने फूड को भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, ऑक्सीजन की हेल्प से हमने फूड को भी स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब एंड देन वी नीड टू ट्रांसपोर्ट दिस एनर्जी, मतलब कि एनर्जी हमें मिल गई। तो उस एनर्जी को सारी बॉडी हमारी, मतलब कि फ्रॉम हेड टू अवर लेग्स, क्योंकि यहाँ तक की एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। सो सारे की सारी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शंस हुई, यू ऑल नो दैट केमिकल रिएक्शंस होती है, तो उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। सो दे नीडेड टू बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। तो इसलिए हमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसे हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यू आर डन विद द 4 प्रोसेसेस। मतलब कि हमने ओवरव्यू कर लिया कि कौन कौन सी प्रोसेस क्या क्या करती है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग दिस प्रोसेसेस इन डिटेल कि होता क्या, एक्चुअली होता क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। Coming on to the nutrition. Organisms obtain nutrition from food and utilizes them to obtain energy। मतलब कि जो फूड हमने खाया उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एंड बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज़, मतलब कि जो टिश्यूज़ है वो ब्रेक डाउन हो गए या फिर कुछ उसमें कुछ हो गया, तो उसे हम बिल्डिंग भी करेंगे एंड उसको रिपेयर भी करेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मतलब कि न्यूट्रिशन तो हो गया कि वो तो एक प्रोसेस है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स क्या है कि जो मटेरियल्स विच प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कोई भी मटेरियल जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। मतलब कि फूड में ही हम देयर आर सो मैनी थिंग्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सो दिस ऑल द थिंग्स आर न्यूट्रिएंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो मैंने बोला कि न्यूट्रिशन, मतलब कि आई टोल्ड कि न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, मैंने बता दिया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सो इसमें ना 2 टाइप्स होती है, मतलब कि इस पर उसकी भी टाइप्स होती है कि 2 टाइप्स होती है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो उसके नाम में ही है ऑटो, मतलब कि वो खुद से ही कुछ ना कुछ करता होगा। सो लेट्स सी क्या करता है। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। ऑटो है तो अपने आप ही फूड बनाता है, अपना फूड खुद ही बना देता है। यूटिलाइजिंग ओनली द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग, मतलब उसके सराउंडिंग में जो यूवी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसे यूज़ करके वो अपना फूड बनाता है, ऑर्गेनिक फूड फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। नाउ हेटेरोट्रॉफिक, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरो, मतलब कि इट डिफर्स, मतलब कि न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इंटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर बाय ऑटोट्रॉफ एंड अदर ऑर्गेनिक सोर्सेज। मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक, सो बेसिकली एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो अपने आप खुद नहीं कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। आइदर इट विल बी हेटेरोट्रॉफिक्स और आइदर इट विल बी सम अदर एनिमल्स, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो थोड़ा सा ओवरव्यू आई ट्राइड कि आप लोग को थोड़ा सा पता हो ना, तो इट विल बी वेरी इजियर कि मतलब इट विल बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स लेटर ऑन।
सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ्स मतलब सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स है तो मैंने बोला कि वो दे विल बी सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स जो फूड मेक करते हैं वो दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, वो अपने आप ही करते हैं। एंड देन सब्सटेंसेज यूज वाटर, CO2 एंड मिनरल्स, यू ऑल नो दैट दिस व्हाट आर द थिंग्स। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, दिस ऑल द थिंग्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड प्रोडक्ट्स वी विल बी गेटिंग ग्लूकोज, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। सो दिस इज द प्लांट न्यूट्रिशन। एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल, ह्यूमन बींग्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सारे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। अदर मोड्स, मतलब कि अदर कौन से मोड्स हैं ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब कि वो किसी और पे पैरासाइट होके रहता है एंड देन इट गेट्स फूड फ्रॉम अदर दैट ऑर्गेनिज्म। देन इंसेक्टिवरस मतलब कि जो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सेप्रोफाइट्स मतलब कि जो डेड एंड डिकम्पोज होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो एनिमल्स वो सारे होते हैं। एंड देन सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। So autotrophic, carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by the photosynthesis. Okay, so photosynthesis process है, उसे हम कार्बन एंड एनर्जी मतलब कि जो भी एनर्जी चाहिए वो हम फुलफिल करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ऑर्गेनिजम्स फुलफिल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से। It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into store forms of energy, मतलब कि वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी के जो होते हैं वो लेते हैं एंड देन इट स्टोर्स, ताकि उनको रात में या कभी भी खाना अगर चाहिए होता है तो इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर कर देते हैं वो सारी चीज़ें। एंड देन दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने आपको बोला कि दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में वो लेते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, दैट इज ग्लूकोज इज एन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में वो कन्वर्ट करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। Now carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. So this I told you कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स की इनको स्टोर करते हैं एंड देन आफ्टर इट उनको लगता है तब वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। ना अगर कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ हो गए, लेकिन व्हाट इफ़ द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, मतलब कि तुरंत ही इफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आकर एंड उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा तो वो यूज़ कर लेगा, लेकिन जो नहीं करेगा विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, मतलब कि तुरंत ही बनने के बाद तुरंत ही अगर वो इमीडिएटली यूज़ नहीं हुआ तो वो स्टोर होता है। सो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स में स्टोर होता है। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। अगर इसको आप लोगों को याद करना है, सो बेसिकली स्टार्च मतलब कि प्लांट एंड स्टार्च इन दोनों की स्पेलिंग ग्लाइकोजन एंड एनिमल्स से कम छोटी है, मतलब कि द स्पेलिंग ऑफ स्टार्च एंड प्लांट is small as compared to the spelling of glycogen and animals। मतलब कि ग्लाइकोजन की भी स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, एनिमल की स्पेलिंग भी थोड़ी लंबी है, स्टार्च की स्पेलिंग थोड़ी सी छोटी है एंड प्लांट्स की स्पेलिंग भी थोड़ी सी छोटी है। सो दिस इज सम बेसिक टिप कि ऐसे आप अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद रख लो, वरना याद है तो वेल एंड गुड। ना फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है दैट इज 6CO2 + 12H2O gives 6C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। मतलब ये जो रिएक्शन है ये दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू ऑल नो दिस। ना इसमें होता क्या है ना कि जो ये ग्लूकोज है, द ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ना ये जो होती है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, मतलब कि हमें एट द एंड हमें ग्लूकोज मिलता है, एट द एंड हमें ऑक्सीजन मिलता है एंड एट द एंड हमें वाटर मिलता है। तो ये सब होता कैसे है एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। सो दिस वी नीड टू लर्न कि फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब कि कोई भी चीज़ पहले लाइट एनर्जी है, मतलब कि उसे प्लांट को पता है कि मुझे लाइट चाहिए, मुझे क्लोरोफिल चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं प्रोडक्ट बनाना है। तो उससे पहले ना वो लाइट एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, दिस 3 थिंग्स यू नीड टू लर्न। दैट इज द एब्जॉर्प्शन, ACR। What is this thing? ACR short form, A for absorption, C for conversion, R for reduction। So basically पहले वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ना क्लोरोफिल क्या है वो सब हम आगे पढ़ते हैं,
पढ़ने वाले हैं. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी टू chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Okay, पहले लाइट ले ली उसने, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. अब इस लाइट एनर्जी की मदद से वो ना कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब कि इस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया. नाउ दिस लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी सो दैट कि केमिकल एनर्जी की मदद से वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उसे वो स्प्लिट कर सके इनटू ऑक्सीजन एंड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इसको उसने स्प्लिट कर लिया. अब स्प्लिट करने के बाद उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने लिया था उसको उसने रिड्यूस कर लिया, मतलब कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गेट कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो दिस ऑल द थिंग्स. पहले क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया पहले लाइट एनर्जी, उसे ना पानी चाहिए लास्ट में, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए ओके लास्ट में. तो वो क्या करता है, पहले तो वो सोचेगा कि मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ, मतलब कि पानी उसे चाहिए, मतलब कि ऑक्सीजन भी चाहिए एंड पानी भी चाहिए. तो थोड़े से पानी के मॉलिक्यूल्स है उसे वो तोड़ देगा तो ऑक्सीजन उसे मिल जाएगा. तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो एनर्जी आएगी लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा, पहले एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एंड देन लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ताकि केमिकल एनर्जी की मदद से वो ना वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ सके इनटू हाइड्रोजन एंड इनटू ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन उसे मिल गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, एंड देन जो वाटर के थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स थे वो भी ऐसे रह गए. अब बचा क्या, अब बचा ग्लूकोज, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट. तो जो रिडक्शन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगा, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो स्टोर करेगा. सो दिस ऑल द 3 आर द स्टेप्स, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन. सो दिस 3 स्टेप्स आर क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, अगर ये स्टेप ना ऐसे नहीं होता, मतलब कभी कभी ऐसा भी नहीं होता कि ये स्टेप सीक्वेंस में हो और एक के बाद होना ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. देयर आर सम एक्सेप्शंस. क्या है हम देखते हैं. दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, मतलब कि इमीडिएटली एक हो गया तो दूसरा तुरंत ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स में दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. अब जो डेजर्ट प्लांट है वो क्या करता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को एट नाइट में ले लेता है, मतलब कि नाइट में ले लिया. अब उसे तोड़ना है, उसे रिड्यूस भी करना है तो लाइट चाहिए. तो नाइट में तो लाइट मिलेगी नहीं, मतलब कि रात को तो सनलाइट आती ही नहीं है. तो वो ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता एंड देन उसका एक इंटरमीडिएट करके उसके अपने पास रख लेता. एंड देन जब सुबह होती है, मतलब कि देन व्हेन सनलाइट अराइजेस, एट दैट टाइम इट अब्जॉर्ब्स द लाइट एंड कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, मतलब कि क्लोरोफिल एंड वो सारी चीज़ें, मतलब कि जो जब लाइट तब उसके ऊपर रिएक्शंस, बाकी की सारी रिएक्शंस अकर होगी. लेकिन तब तक वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में ले लेता है एंड देन इन द डे टाइम व्हेन लाइट कम्स इट एक्टेड अपॉन दैट द इंटरमीडिएट फॉर्म बाय द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस आर दी सम एक्सेप्शन कि डेजर्ट प्लांट्स में ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा नेसेसरी नहीं है. एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा भी होता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एक के बाद एक स्टेप होना ही चाहिए. दिस इज नॉट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, सो साइट हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल क्या है एंड ऑल दैट. सो व्हाट इज़ द क्लोरोफिल. मैं कब से बोल रही हूँ क्लोरोफिल, लेकिन व्हाट इज़ क्लोरोफिल. सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट. ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो पूरी की पूरी एक साइट, मतलब कि उसकी एक जगह होती है, उसकी जगह एक फिक्स होती है, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट. ये एक ऑर्गेनली है विच इज़ प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल. ये एनिमल्स में, हमारे में प्रेजेंट नहीं होती. ये ओनली दिस ऑर्गेनली इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, मतलब कि सो मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, मतलब कि ऑर्गन कौन सी है, मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मतलब कि ऑर्गन. सी फोकस ऑन द वर्ड ऑर्गन. ऑर्गन्स ऑफ प्लांट दैट इज लीफ, मतलब कि ऑर्गन कौन सी है, दैट इज लीफ में होती है. एंड देन लीव्स कंटेन ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. लीफ के अंदर होती है द ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनली, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है दैट इज द क्लोरोफिल, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट. वो बेसिकली कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक ग्रीन पिगमेंट है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. सो व्हाट इज द सीक्वेंस, द मेन ऑर्गेनली इज लीफ एंड देन इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड देन उसके क्लोरोप्लास्ट के बाद उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट. सो दिस आर द 3 स्टेप्स. सो हियर ऑल्सो वी कैन सी दिस इज अ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. उसको लीफ को हमने जूम आउट किया. दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज लीफ हेयर. दिस ऑल द थिंग्स यू विल बी स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड. लेकिन अभी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिस इज क्लोरोप्लास्ट.
दिस इज क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, ग्रीन क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट. सो दिस इज द बेसिकली दिस यू नीड टू रिमेंबर. Now, coming to stomata. So, obtain carbon dioxide through tiny pores called stomata. When we studied photosynthesis process, हमने पढ़ा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेकिन वो लेता कहाँ से? जो साइट है, मतलब कि जो प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड टाइनी पोर्स है, ये लीव्स के ऊपर बेसिकली होते हैं, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. लीव के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, मतलब कि प्लांट में अंदर आती है. और माइक्रोस्कोपिक, वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं. दिस आर द माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑकर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड अदर सॉफ्ट पार्ट्स. मतलब मेनली एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में ही प्रेजेंट होता है, अदर सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भी हो सकता है. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू. ये हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू. दिस इज स्टोमेटा. This is and this is the stomata. Okay, so stomata is made up of what? That is stomatal aperture plus guard cells. Stomatal aperture plus guard cells क्या होता है कि stomatal aperture है ना, वो सारे जो stomata के थोड़े से surrounding cells होते हैं, उसे हम stomatal aperture कहते हैं. And this two curve shapes are there ना, two concave like shapes. So this are the guard cells. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग. जो गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स हैं, उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट. नाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. जो ओपनिंग एंड मतलब कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, वो बेसिकली इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स. सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग. सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. दिस इज द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स. ऑब्वियसली बात है, सराउंडिंग सेल्स को तक कोई रोल होता नहीं है इसमें. सो द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, causing the stomatal pore to open. Similarly, pore closes if the guard cell shed. Okay, so इसको ना ऐसे समझो. Suppose this is a guard cell. Okay, so इसमें अगर हमने पानी डाल, किसी भी चीज़ में हम लोग पानी डालते हैं, so it swells. तो swell होने के बाद ये थोड़े से ऐसे हो जाएंगे. तो ऐसे हो गए, मतलब कि यहाँ पे स्पेस हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गई, तो ये ओपन हो गए. एंड इफ़ उसके बाद मतलब कि स्टोमेटल पोर गार्ड सेल्स क्लोज होंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे. सो दिस इज ओपन, क्योंकि नो स्पेस हियर, देयर इज नो स्पेस. ऐसे होंगे तो ओपन. दिस इज तो स्वेल है, मतलब कि ऐसा फुल गए पूरे. तो फुलने के लिए उसे ज़्यादा मतलब कि थोड़ी स्पेस चाहिए होगी. तो स्पेस चाहिए होगी तो वो खुद भी अपनी इन बिटवीन स्पेस क्रिएट करेगा. सो दिस इज द ओपन केस, दिस इज द क्लोज केस. दिस इज द ओपन केस, दिस इज द क्लोज केस. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. Now moving on to the next one. Okay, so here is the different and very good diagram कि this is the guard cells and these are the surrounding cells. the बीच की जो space है उसे हम stomatal pole कहते हैं. inner इसकी ना the speciality you need to remember कि जो inner जो wall होती है guard cells की, वो thick होती है as compared to outer wall. मतलब कि outer wall thin होती है, inner wall thick होती है. ये कैसे समझोगे तुम लोग? see this is the stomata. Now इसको ना ऐसे, मतलब कि जो मूवमेंट हो रही है, this is the side, ये कर्व हो रहा है, दिस इज द स्ट्रेट, दिस इज कर्व, दिस इज स्ट्रेट, दिस इज कर्व. तो जो अंदर वाली वॉल है, दिस इज द आउटर साइड, दिस इज द इनर साइड. तो जो अंदर वाली वॉल है, अंदर वाली जो वॉल है, उस पर ऊपर प्रेशर आ रहा है. ये स्ट्रेट हो रही है, ये स्वेल हो रही है, ये स्ट्रेट हो रही है, ये स्वेल हो रही है. मतलब कि ये जो अंदर वाली जो साइड है उस पर ना प्रेशर आता है. क्यों? क्योंकि ऐसे होगी तो भी प्रेशर आएगा, ऐसे होगी तो भी प्रेशर आएगा. तो अंदर वाली वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हमने थिक ही बना दिया. मतलब नेचर ओनली गिफ्टेड दिस कि अंदर वाली थिक होगी एंड बाहर वाली थिन होगी. क्यों? क्योंकि बाहर वाली क्यों थिन होगी? क्योंकि बाहर वाली को भी ऐसे ऐसे होना है ना, ऐसे कर्व होना है, फिर स्ट्रेट होना है, कर्व होना है, फिर स्ट्रेट होना है. लेकिन अंदर वाले को कुछ करना है, अंदर वाले को सिर्फ उसका प्रेशर झेलना है. सो अंदर वाली थिक होती है, बाहर वाली थिन होती है. सो दिस इज द वे, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट you need to remember. This is the condition of closed stomata and this is the condition of open stomata. So this you will learn this. So this in guard cell chloroplast are present. This is also very important. It can be asked in MCQ type question कि chloroplast stomata में कहाँ present होता है. So this is the location that is present in the guard cell. Now coming ahead, activity 6.1. तो इसमें ना हमें प्रूव ये करना है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ऐसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रोसीजर क्या है कि एक प्लांट है, उसे ना डार्क रूम में 3 to 4 days के लिए दिया, सो दैट कि उसमें जो स्टार्च, ऑब्वियसली बात है एक प्लांट है, ग्रीन कलर का है, तो उसमें जो स्टार्च होगा उससे वो फूड बनाता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी उसमें स्टोर हुआ होगा.
सो उसको ना डार्क रूम में रख दिया 3 to 4 डेज़ के लिए, सो दैट कि जो स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाए। एंड देन उसके बाद वो प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंट में रखा 3 to 4 डेज़ के लिए फिर से। एंड देन प्लग उसमें से एक लीफ को निकाला एंड मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज बाय प्लेसिंग अ राइस पेपर ऑन इट। उसके ऊपर एक राइस पेपर रखा, उसमें जो ग्रीन एरियाज थे, जो नॉन ग्रीन एरियाज थे, उसे मार्क कर दिया। एंड देन द लीफ को बॉयल किया 5 to 10 मिनट्स के लिए एंड उसको अल्कोहल में इमर्स कर दिया, इमर्स इन इट इन अल्कोहल में उसे रख दिया। एंड देन डाइल्यूट आयोडीन उसके ऊपर सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन उसके ऊपर रखा। एंड देन दी ओवर द कलरलेस लीफ, मतलब कलरलेस एक बार हो गया एंड ऑब्जर्व, मतलब उसको अब हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन से चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें हो गई। सो दिस इज हो गई। तो सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस वी विल बी सीइंग। सो व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस कि ग्रीन एरियाज थे, जो लीफ के जो ग्रीन एरियाज थे वो ब्लूइश कलर के हो गए, टर्न्स टू ब्लूइश इन कलर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब कि ग्रीन एरिया जो थे उसमें ना स्टार्च प्रेजेंट था, क्योंकि ग्रीन एरिया थे, तो टर्न्स ब्लूइश, वो कलर ब्लूइश में हो गए। एंड जो नॉन ग्रीन एरियाज थे, लीफ के जो नॉन ग्रीन एरियाज थे वो येलोइश ही रह गए, मतलब कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, वहाँ पे कोई स्टार्च है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी नहीं, कलर विल नॉट फॉर्म। सो इट इंडिकेट्स दैट एब्सेंस ऑफ स्टार्च। सो वो येलो के येलो थे तो येलो ही रह गए। सी हियर यू कैन सी दी ग्रीन पार्ट्स थे वो ब्लूइश हो गए एंड जो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे वो वैसे के वैसे, देयर इज नो चेंज बिफोर आयोडीन टेस्ट, आफ्टर आयोडीन टेस्ट। ना सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी कंक्लूड? So conclusion is produced during photosynthesis in the presence of chlorophyll. Important, therefore chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. मतलब कि जो ग्रीन पार्ट्स थे उसमें पहले से क्लोरोप्लास्ट था, उसमें पहले से क्लोरोफिल था, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट। तो वहाँ पे स्टार्ट मतलब प्रोसेस हो गई फोटोसिंथेसिस की, सो स्टार्च हो गया। लेकिन ब्लू कलर क्यों आया कि तो ये आप लोग आगे पढ़ोगे कि जो स्टार्च है ना वो आयोडीन टेस्ट के साथ, आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है, तो इट इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट। तो ये टेस्ट है, सो दैट्स वाई ब्लू कलर। एक्टिविटी 6.2 नाउ हमें बता दिया कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन अभी हमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कैसे करेंगे? प्रोसीजर क्या है कि पहले वही है कि पहले जो ट्री था उसे डार्क रूम में रखा 3 to 4 डेज, देन उसको सनलाइट में रखा 3 to 4 डेज, एंड देन जो उन दोनों को ना ऐसे बेल जार से कवर कर दिया दोनों प्लांट्स को। तो एक प्लांट में उन्होंने एक चैनल, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस वॉच ग्लास में उन्होंने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके उसको ना थोड़े दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़े टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व कि इन प्लांट बी हैज सिंथेसाइज्ड स्टार्च दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हाइल द लीफ ऑफ प्लांट इन ए डू नॉट शो एनी चेंज एज स्टार्च इज नॉट सिंथेसाइज्ड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2, मतलब कि जो एयर में CO2 होती है वो सारी की सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता। तो जो हमने फर्स्ट केस इन ए वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड थी सारी की सारी एयर में वो उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस सेटअप में है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन के बाद देखा कि इसमें स्टार्च सिंथेसाइज नहीं हुई, लेकिन इसमें हो गई क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो सारी की सारी प्लांट ने यूज़ कर ली, एंड देन इट टर्न्स blue black, which indicates that starch is formed. So this is the simple experiment. Now what is the conclusion? In set A do not contain carbon dioxide, as मैंने बोला वही है कि it is absorbed by potassium hydroxide, whereas in set of B there is no potassium hydroxide present, so CO2 is necessary for photosynthesis. So this is the reaction कि CO2 necessary होती है photosynthesis के लिए. Now moving on to the next. हमने देखा वो सारी चीज़ें कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गई, ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। ऑटोट्रॉफिक मोड्स में क्या क्या होता है, एंड देन ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन प्लांट्स। थोड़े से और भी थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स एंड वो थोड़ी सी चीज़ें होती है, दैट इज द ग्लूकोज दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन प्लांट्स। वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में इन प्लांट्स, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। ना ऑटोट्रॉफ्स नीड्स अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, वो सारे जो मिनरल्स हैं वो उसे चाहिए प्लांट्स को। दिस ऑल द न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्लांट्स ना सॉइल से ले लेता है। सो दिस आर ऑल्सो टेक अप फ्रॉम द सॉइल, मतलब ये सारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, वो सारी मिनरल्स है वो प्लांट ना उसकी जो डेफिशिएंसी है वो अपनी सॉइल से पूरी कर। NPK मतलब कि नाइट्रोजन, दिस इज पोटेशियम, दिस इज फॉस्फोरस, so this is NPK, this is magnesium, calcium, manganese, chlorine, zinc, molybdenum, iron, boron, sulfur and copper. So these are some minerals that plants also required in their structure. This also you will be learning in 11th standard. So okay, so motivation.
सी लाइफ में ना बहुत सारी, मान लो ये आप हो, मतलब मानना क्या है, ये आप ही हो, सो दिस इज़ यू एंड दिस आर योर ड्रीम्स। दिस एक्चुअली वर्क्स कि आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो विशेष है, वो ना आप एक पेज में लिख के आप उनको देखोगे, या फिर आप उसे चेकलिस्ट की तरह बनाओगे, थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स, तो वो अब जब भी पूरी होती जाएगी तो यू विल फील लाइक सेटिस्फाइड एंड हैप्पी पर्सन। सो दिस इज़ यू एंड इन योर हैंड देयर आर ड्रीम्स की है। लेकिन अगर आप गोल के रास्ते में आपको चलना है, गोल के रास्ते, सो दिस आर योर गोल्स, तो आपको ना रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे। दिस इज़ ईगो, हेटर, सोसाइटी, गिल्ट, डाउट, बॉस, फियर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रिजेक्शन, सारे चीज़ ऐसे हथियार लेके पूरी अपनी लाइफ में भी ऐसे ही खड़े होंगे, आने दो ऐसे मारूंगा। मतलब कि ऐसे ही चीज़ होता है कि जब भी कोई लाइफ में अच्छा करने की ट्राई करते हैं, तो देयर आर सम पीपल जो हमें पीछे खींचेंगे एंड दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट अस, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर ड्रीम्स एंड द गोल्स। सो रास्ते पे ये ना लोग मिलते ही हैं, देयर इज़ नो अदर वे। ये सारे लोग, इतने सारे लोग मिलते हैं, एंड देन ऑल्सो यू नीड टू वॉक साइलेंटली फ्रॉम दिस टू योर डेस्टिनेशन। सो ओके, डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय, मतलब कि ये सारी चीज़ें होती है लाइफ में, फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन ना कहते हैं ना कि फेलियर्स इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो वही बात है कि फेलियर्स होता है, फिर भी हमें डरना नहीं चाहिए, वी नेवर हैव टू गिव अप, हमें बस चलते रहना चाहिए, हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड नाउ, बट आई नीड समथिंग फ्रॉम योर साइड, दैट इज़ homework. So which organically act as the site of photosynthesis? You need to answer this in my comment section and name the raw materials which are essential to carry out the process of photosynthesis in plants. So this the 2 questions I please request you all कि इनका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज़ biodiaries2401। सो इसमें आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, मतलब कि कोई भी बात है जो आपको याद नहीं रह रही है, कोई भी ऐसी है, तो मैं ना ट्राई करूँगी कि उसकी ट्रिक्स बना के आप लोग को दे दूँ। तो बायोडायरीज को फॉलो कर लेना, उस पर अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज भी कर लेना कि दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम है तो भी शेयर कर सकते हो, डोंट वरी। एंड कोई भी ऐसी ट्रिक चाहिए कि दीदी इसको लर्न कैसे, इसको कैसे याद रखें एंड ऑल दैट, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को रिप्लाई देने की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।